नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रेशु त्यागी। एपीएन के लोकप्रिय कानूनी प्रोग्राम लीगल हेल्पलाइन में आप सभी का स्वागत है। इसमें हमारे कानूनी विशेषज्ञ रोजमर्रा की जिंदगी की समस्याओं से जुड़े कानूनी मसलों पर आपकी शंकाओं का समाधान करते हैं। आप भी इस प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं और फोन करके कानूनी राय ले सकते हैं। आज हम आपको गुजारा भत्ता से जुड़ी हुई जानकारी देंगे, साथ ही गुजारा भत्ता या मेंटेनेंस की समस्याओं का समाधान भी करेंगे। पति पत्नी के बीच मतभेद पैदा होने पर अक्सर महिलाओं को ज्यादा समस्याएं आती हैं। वो इसलिए होता है क्योंकि आर्थिक जरूरतों के लिए महिलाएं अमूमन अपने पुरुष साथी पर निर्भर होती हैं। तलाक की स्थिति में उन्हें आर्थिक तंगी से बचाने के लिए कानून में कई तरह के प्रावधान किए गए हैं। अगर महिला कमा भी रही है तो भी पति के साथ मतभेद पैदा होने पर उसे गुजारा भत्ता दिया जाएगा। ये नियम इसलिए बनाया गया ताकि वो सम्मान के साथ अपना जीवन यापन कर सके। पत्नी के नौकरी ना करने पर कोर्ट महिला की उम्र, शैक्षिक योग्यता देखते हुए गुजारा भत्ता तय करती है। गुजारे भत्ते में बच्चे का खर्च शामिल नहीं है। उसकी देखरेख के लिए पिता को अलग से पैसे देने पड़ते हैं। अगर महिला भी कमा रही है तो उसे भी अपनी कमाई का हिस्सा बच्चे की देखरेख के लिए निकालना पड़ता है। वैसे सुप्रीम कोर्ट ने मासिक गुजारे भत्ते की सीमा तय की है। यदि पति की कुल सैलरी का 25% से ज्यादा नहीं हो सकता है। पति की सैलरी में बदलाव होने पर इसे बढ़ाया या घटाया जा सकता है। तो ये थी कुछ बुनियादी जानकारी। विस्तार में जानकारी देंगे हमारे आज के कानूनी विशेषज्ञ अधिवक्ता आदित्य रंजन जी। सर, बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम में। जी नमस्कार। तो आदित्य जी, आपको गुजारा भत्ता से जुड़े तमाम कानूनी पहलुओं की आज जानकारी देने वाले हैं। अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप फोन करके राय ले सकते हैं। हमारे फोन नंबर्स हैं 012061279737। एक और नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर है 012061279738। इन दोनों में से किसी भी एक नंबर पर आप डायल कर सकते हैं और गुजारा भत्ता से जुड़ी कानूनी जानकारी आप ले सकते हैं। सर, सबसे पहले हमारे तमाम दर्शकों को ये बताइए कि गुजारा भत्ता क्या होता है? गुजारा हेलो जी जी, इंटरनेट जो है वो गुजारा भत्ता दिया जाता है माई की। तो सर, हम सुन पा रहे हैं आपको। जी, जो भत्ता दिया जाता है ताकि जो महिला है, जो डिपेंडेंट है पे और उनके मेंटेनेंस को अधिकार दे रहे हैं, मेंटेनेंस उनको दिया जाता है। सरकार है, कई प्रोविजन है और सभी कानूनी का जो है वो एक है सुप्रीम कोर्ट का रजनीश नेहा उस जजमेंट में एक गाइडलाइन तय कर दिया, जिसके तहत एक गाइडलाइन ये है कि कैसे जाएगा, कब किन किन हालात जाएगा। क्योंकि कई सारे थे, हिंदू मैरिज प्रोविजन था, कॉलेज में था, क्रिमिनल कोड में, इसलिए अब आपको एक स्ट्रेन करके कर दिया गया कि जब भी पत्नी को जरूरत पर पति का ड्यूटी मेंटेनेंस दे और देते हैं तो कोर्ट डायरेक्ट पति को देने की। जी सर, ये बताइए कि किन हालातों में महिला को गुजारा भत्ता मिलता है, इसको थोड़ा विस्तार से हम आपसे समझना चाहेंगे। जब महिला शादीशुदा को अधिकार है अपने पति से पाने की, जब कोई भी पत्नी जब अपना पति छोड़ के पति के घर जाती है तो अपना और अपना जीवन के साथ व्यतीत के लिए जाती है, तो इसकी है जो कि खर्चा हो, मेंटेनेंस हो, किया जाए। और कई बार ऐसा किया है कि निगलेक्ट करने में जरूरत की जो चीजें हैं, दवाई होती है, रहने होता है, साथ नहीं देती, किसी कारण से अनैतिक किसी कारण से वो चले जाते, उनकी कई बार अपनी शरारतें होती हैं, चाहे जो भी कारण हो देती है, तब महिला जो है उनको लगता है
उनके अधिकार का उल्लंघन नहीं मिल रहा है, वो डायरेक्ट कर सकते किया जाए। जी सर, कई सारे सवाल हैं, मैं वापस आपके पास आऊंगी क्योंकि आपकी आवाज़ थोड़ी ब्रेक होकर हमारे पास आ रही है। एक बार फिर अपने तमाम दर्शकों को यहाँ पर बता देते हैं कि आज हम गुजारा भत्ता को लेकर चर्चा कर रहे हैं। अगर गुजारा भत्ता से जुड़ी आपकी कोई भी कानूनी जानकारी है तो आप इसके लिए कॉल कर सकते हैं। गुजारा भत्ता से जुड़ी कानूनी जानकारी के लिए आप कॉल करें। लगातार 2 नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर चल रहे हैं, 012061279337 और इसके साथ ही 012061279338। इन दोनों में से किसी भी एक नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं और आज के विषय से संबंधित अगर आपके मन में कोई प्रश्न है, कोई आप सवाल पूछना चाहते हैं तो आप कॉल कर सकते हैं। सर, अगर महिला कमा भी रही है तो भी पति के साथ मतभेद पैदा होने पर उसे गुजारा भत्ता दिया जाएगा क्या? अगर कमा भी रही है फिर भी उसको दिया जाएगा, क्योंकि वो कितना कमा रही है उस पर डिपेंड करता है। और जो पति की जो उनकी जो ड्यूटी है पति के देने का, वो उससे वो बच नहीं सकते हैं। तो इसलिए महिला अगर कमा भी रही है फिर भी उसको मेंटेनेंस अगर कम हो रहा है, वो मांग रही है, तो उसको उनको देना पड़ेगा। और अगर पति नहीं भी कमा रहे हैं और कमाने लायक हैं फिर भी देना पड़ेगा। कई बार पति बहाना करते हैं कि नहीं मैं तो कुछ नहीं कमा रहा हूँ, तो कोर्ट कहती है कि नहीं आप अगर आप समर्थ हैं तो कमाइए और जो है आपको देना पड़ेगा पैसा। जी सर, गुजारे भत्ते में बच्चे का खर्च भी शामिल होता है या नहीं, ये भी हमारे दर्शकों को समझाइए। और क्या बच्चे के लिए अलग से भत्ता मिलता है? जी, गुजारा में बच्चे का भत्ता शामिल, मतलब उस बच्चों के लिए भी मिलता है। जब कोर्ट देती है तो जो 18 साल के कम बच्चे होते हैं, जब कोर्ट जाती हैं तो जो भी महिलाएं हैं जब केस करेंगी अपने पति पे, तो 2 नाम से केस होता है। एक तो पत्नी का नाम होता है और नीचे उनके बच्चे का भी होता है। तो जो पिटिशनर होते हैं वो 2 लोग हो जाते हैं जी। और दोनों मांगते हैं। जी सर, तो एक और अहम सवाल आपसे, क्या पति को भी गुजारा भत्ता मिल सकता है? अगर हाँ तो किन हालातों में? तो पति को गुजारा भत्ता जो है मेंटेनेंस मिलने का प्रोविजन जो है, ये कंफ्यूजन है। लोगों को लगता है कि पति को मिलता है, ऐसा नहीं है। सेक्शन 24 हिंदू मैरिज एक्ट में जब केस पेंडिंग होता है, जब मामला पेंडिंग होता है और पति कमाने लायक नहीं होता है, तब सेक्शन 24 में ये प्रावधान है कि पति अपनी पत्नी से मांग सकता है। ये प्रावधान है सेक्शन 24 में। 125 सीआरपीसी और डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में ऐसा नहीं है। तो वहाँ पे वो मांग सकता है और अगर पत्नी ज्यादा कमा रही है तो कोर्ट आदेश कर सकती है देने का, लेकिन ये थ्योरेटिकल बातें ज्यादा है, ऐसे जनरली मिलता नहीं है। जी सर, कई और चीज़ें हैं जिनको हम आपसे समझने की कोशिश करना चाहते हैं हमारे दर्शकों के लिए। सर, क्या मासिक गुजारे भत्ते की सीमा तय है? और ये सीमा अगर तय है तो ये कितनी होती है? सीमा जनरली लोग 25% बोलते हैं, ऐसा कोई लिमिट नहीं है। वो देखना पड़ेगा हस्बैंड का इनकम कितना है और वाइफ की जो है नीड जो है और मेंटेनेंस। एक्चुअली जो जजमेंट है वो जो उसके हिसाब से मेंटेनेंस जो महिला को मिलना चाहिए उसी स्तर पे मिलना चाहिए जिस स्तर पे ससुराल में रह रही थी। ससुराल अगर मान लीजिए किसी बहुत अमीर इंसान के यहाँ पे है, अगर वो थी, शादी हुई है, तो उसी की आर्थिक हैसियत से मिलना चाहिए। जनरली 25% तक लोग समझते हैं और ऐसा माना जाता है, लेकिन ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। अभी ये केस में सुप्रीम कोर्ट में रिसेंटली रिपोर्टेड जजमेंट नहीं है जिसमें पति 51,000 रुपए कमा रहे थे, तो कोर्ट ने 30,000 रुपए बोला कि बच्चे को दो और पत्नी को दो। 51,000 रुपए हस्बैंड की इनकम थी, बैंक में थे और बच्चे की हालत खराब थी, पत्नी कमा रही थी। फिर भी कोर्ट ने बोला कि नहीं आप उनको जो है 30,000 दीजिए। जी सर, अभी मैंने पति को गुजारा भत्ता को लेकर आपसे सवाल किया था, लेकिन सर क्या कोई कुछ ऐसी विशेष स्थितियों में पति को गुजारा भत्ता मिल सकता है? क्या कुछ ऐसे हालात अगर बनते हैं तो पति को गुजारा भत्ता मिल सकता है क्या? पति को नहीं मिलेगा। पति को सिर्फ सेक्शन 24 हिंदू मैरिज एक्ट में टिल द टाइम कोर्ट पेंडिंग है तो उस लिटिगेशन के एक्सपेंसेस के लिए ही मिलता है। अगर आप
सही तरीके से अगर सेक्शन 24 जो है हिंदू मैरिज एक्ट का उसको पढ़ेंगे तो उसको लोग गलत समझ लेते हैं। उसमें सिर्फ लिखता है मेंटेनेंस पेंडेंट लाइटे एंड एक्सपेंसेस ऑफ प्रोसीडिंग। तो जब तक केस पेंडिंग है उसी टाइम तक उस केस को लड़ने के लिए अगर हस्बैंड उस लायक नहीं है तो मांग सकता है, बस उसके बाद नहीं उसको मिलेगा और कानूनी खर्चा मिलेगा। सेक्शन 24 हिंदू मैरिज एक्ट, बस सेक्शन 12 डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट और 125 जो मेंटेनेंस का एक्ट है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का, उसमें पति के लिए कोई प्रावधान नहीं। जी सर, ये भी बताइए कि सुप्रीम कोर्ट की नई गाइडलाइन के मुताबिक विवाह विवाद के बाद अलग रह रही पत्नी अगर अपने बच्चों और परिवार की देखभाल के लिए अपनी नौकरी छोड़ देती है तो पति को उसे हर महीने गुजारा भत्ता देना होगा। इसके बारे में थोड़ा सा विस्तार से समझना चाहेंगे आपसे। जी, उसको देना होगा। इसमें इंटरनेशनल वर्सेस नेहा एक जजमेंट है, उसमें जो है गाइडलाइंस उसमें जो है सेट किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने जो उसमें है गाइडलाइन सेट किया, उसमें है कि जो पत्नी है उनको, आपने क्या पूछा था कि जो दूर रहती है जी, नौकरी छोड़ देती हैं कई बार अपने बच्चों के लिए। हाँ, तो बच्चों के लिए नौकरी छोड़ दिया तो लॉस ऑफ इनकम हो गया ना उनका। तो लॉस ऑफ इनकम हो गया तो गाइडलाइंस उसको दिया था ताकि उसका मेन जो पर्पस है ना, टू प्रिवेंट देम फ्रॉम फॉलिंग इनटू डेस्टिट्यूशन एंड वैग्रेंसी, जो वर्ड यूज किया है जी। मतलब कि वो एक तो वो ना हो जाए कि रहने के लिए घर नहीं है, बेघर ना हो जाए, और प्रचंड गरीबी जो होता है उसमें ना चला जाए। मेन पर्पस जो है उसका वो है। इसलिए सेक्शन जो पैरा 72 जो है उसका इंटरनेशनल वर्सेस नेहा में, उसमें कोर्ट को लगा कि एक नेसेसरी गाइडलाइन फ्रेम किया जाए, इसलिए संविधान की धारा 142 के तहत नेसेसरी गाइडलाइन फाइल किए गए। इसी में दिया गया कि हाँ, कोर्ट में जो है देगी, उनको मेंटेनेंस देगी और मेंटेनेंस जल्द से जल्द देगी। फाइनल मेंटेनेंस देने में काफी टाइम लगता है, इसलिए इंटरिम मेंटेनेंस जो है वही दे देगी और जल्द से जल्द से दे देगी। अभी एक केस में गाजियाबाद कोर्ट में मैं था तो वहाँ जज साहब ने 2 महीने के अंदर ही मेंटेनेंस दे दिया। वैसे कि 4 से 6 महीने से ज्यादा नहीं होना चाहिए और देना चाहिए। और बार बार जो है अपॉर्चुनिटी नहीं दी जाएगी, 2 से ज्यादा। कई बारी जो हस्बैंड जो होते हैं, पति का पक्ष होता साइड होता है, वो अपना जवाब फाइल करने में या इनकम एफिडेविट फाइल करने में काफी टाइम लगाते हैं। तो कोर्ट ने बोला कि 2 बार से ज्यादा उनको अपॉर्चुनिटी नहीं दी जाएगी और वो अपना इनकम वो फाइल करें, और नहीं करेंगे तो जो पत्नी ने किया है, पत्नी ने जो भी लिखा है कि मेरा पति इतना कमाता है, मान लीजिए पत्नी ने लिख दिया है कि मेरा पति जो है 1 लाख रुपए महीना कमाता है जी, तो पति को अपना इनकम एफिडेविट देना होगा, सैलरी स्लिप देनी होगी, इनकम टैक्स रिटर्न देना होगा कि हम जो है इतना कमाते हैं, 50,000 कमाते हैं, या अगर उनको लगता है पति को कि मैं कम कमाती हूँ जी, तो पति देगा कि मैं कम कमाता हूँ। अगर पति नहीं देता है तो जो पत्नी ने जो एफिडेविट दिया है तत्काल उसी को सही माना जाएगा और इंटरिम मेंटेनेंस दिया जाएगा। तो 2 चीजें इसमें, इंटरिम और फाइनल। तो चूंकि फाइनल डिस्पोजल का जो है वो बड़ा कम्बरसम प्रोसीजर होता है, काफी उसमें मेहनत लगता है, डॉक्यूमेंट्स एग्जिबिट करने होते हैं, प्रूव करने होते हैं, तो हो सकता है 2 साल 3 साल 4 साल लग जाए। इसलिए इंटरिम मेंटेनेंस का प्रोविजन है कि फट से दे दिया जाएगा इंटरिम मेंटेनेंस जी। सर, धारा 125 को भी आपसे समझना चाहेंगे। गुजारा भत्ता से जुड़ी धारा 125 क्या है और ये कब लगती है? धारा 125 भी जो है वो सीआरपीसी में है। इसमें था पहले कि जो ओल्ड जो पेरेंट्स थे और महिलाएं थी वो मांग सकती थी। इनमें पहले 500 रुपए का ही प्रोविजन था, उसको चेंज कर दिया गया, लिमिट हटा दी गई है जी। अब सुप्रीम कोर्ट का जो गाइडलाइंस है रजनीश वर्सेस नेहा में, उसमें 125 और सेक्शन 20 ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट और सेक्शन 24 हिंदू मैरिज सबको कंसोलिडेटेड एक गाइडलाइन बना दी गई है, जिसमें तीनों में बात एक ही थी, मेंटेनेंस था, डुप्लीकेशन ऑफ प्रोसीजर से। इसलिए दोनों बोला कि नहीं, एक बार हम इतना कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए जी, हम सेट कर देते हैं। उन्होंने गाइडलाइन सेट कर दी। तो जो किसी को धारा, जब हम कोर्ट में जो मेंटेनेंस मांगते जाते हैं
तो 125 में हम जनरली मानते हैं। तो शादी से जब विवाह में जब प्रॉब्लम होती है तो 125 में भी केस दायर किया जा सकता है, डोमेस्टिक वायलेंस में भी किया जा सकता है, और जो हिंदू मैरिज एक्ट का है उसमें भी किया जा सकता है जी। तीनों में ही ऑर्डर पास हो सकते हैं, लेकिन जब भी मेंटेनेंस मिलेगा किसी एक केस में ही मिलेगा। जी सर, आज के विषय पर इतनी अहम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। थैंक यू। और इसी के साथ हमारे खास कार्यक्रम लीगल हेल्पलाइन में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नमस्कार।